नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ जैसी प्राचीन भारतीय परंपरा को पुनर्जीवित किया है। इस पहल की प्रेरणा क्या है? मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने एआई और एआई से उभरने वाले चैलेंजेस की जो चुनौतियां हैं उसके बाद विश्वविद्यालय में कई ऐसी पुस्तिकाएं हमारे सामने आई, प्रश्न पुस्तिकाएं जो विद्यार्थियों को दी गई थी। उसमें जो उत्तर दिखे हुए थे वो ऐसा लगता था जैसे वो उनका सोच नहीं, उनकी भाषा नहीं। और जब हमने डिसर्टेशंस पर काम किया तो एमए के डिसर्टेशन, तो उसमें भी एक बड़ी चुनौती देखा। तो लगा कि अगर ये ओरल सबमिशंस ओरल डिस्कशन के फॉर्म में हो तो शायद ज्यादा अच्छा है। वो भी हम कर सकते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर ये कलेक्टिव ग्रुप एक्टिविटी के फॉर्म में होगा तो ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होगा। और इसी को लेकर के जब हमारे फैकल्टी मीटिंग्स में चर्चा हो रही तो एक मन में विचार आया कि क्यों हम शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित न करें और उसके पुनर्जीवित करने से कई तरह की संभावनाएं हम लोगों को दिखी। और हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर विद्यार्थियों को इस तरह के चर्चाओं के लिए हम तैयार करें तो न सिर्फ चैट जीपीटी और उससे संबंधित एआई की जो असिस्टेंस वो ले सकते हैं, उसकी संभावनाओं को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बल्कि शास्त्रार्थ जैसी गतिविधियों के माध्यम से हम एक व्यापक स्तर पर भी उनको विश्वविद्यालय के तमाम सोच और जो हमारे पढ़ने की तकनीक है उससे जोड़ सकते आज के समय में शास्त्रार्थ विद्यार्थियों के लिए कितना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शास्त्रार्थ जो एक गत्यानुसी पुराने ख्याल की गतिविधि के रूप में नहीं देखा जाता, उसका जो सामयिक संदर्भ है उसको समझे जाने की आवश्यकता है। सामयिक संदर्भ शास्त्रार्थ का कुछ ऐसा है जिसमें हम विद्यार्थियों में चार प्रमुख गुणों को विकसित कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला गुण है उनकी सोचने की क्षमता। जो जानकारी उनके पास है, जो जानकारी सामने से दी गई है, उसको मिलाकर के सोचना, तो ये सिंथेसाइज करना, उसको समझना ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा जो अचीवमेंट से हो सकता है वो विद्यार्थियों में इंडिपेंडेंट एनालिसिस की बात सामने आ सकती है। जो निष्पक्ष सोच उनका होना चाहिए, जो उनका व्यक्तित्व होना चाहिए, उनका मत क्या है, ये भी समझना अभी मुश्किल हो गया, क्योंकि वो अधिकतर या तो किसी डिजिटल डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट है या किसी ऐसी डिवाइस पर निर्भर है जो उनके शब्दों को और उनके विचारों को नहीं ला पाता। तो उनका विचार किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मुद्दे पर क्या है, ये सामने बात आती है। तीसरा भाषा। व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनमें भाषा बड़ी ही संक्षिप्तीकरण के दौर से गुजर रही है। हर शब्द का कोई छोटा शब्द है, उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ जो उसका उपयोग जिम्मेदारी से होना चाहिए वो मिसिंग है। तो भाषा का सही ज्ञान। और चौथा अनुशासन। बात करते समय, बोलते समय, अपनी बात ग्रुप में रखते समय जो एक पश्चिमी सोच का हमारे दिमाग पर असर हुआ है, खासकर उन वाद विवाद प्रतियोगिताओं को जो स्कूलों से सिखाई जाती हैं, उसमें कौन सी टीम ने जीता, कौन सी टीम ने हारा, ये उनके दिमाग में डाल दिया जाता है। तो वाद विवाद का मतलब जीतना और हारना है, यही उनके दिमाग में होता है। शास्त्रार्थ इस संदर्भ में वाद विवाद से फर्क है। वाद विवाद की प्रतियोगिताओं में कौन जीता कौन हारा ये है, शास्त्रार्थ में किसने क्या सीखा ये। तो आखिरी में आप कोई किस टीम ने जीता किसने हारा इसकी चर्चा नहीं करते, आप आखिरी में ये चर्चा करते हैं कि सबके आर्गुमेंट्स जो आए उससे क्या तथ्य सामने आए, क्या विचार सामने आए। तो ये विचार परक कार्यक्रम जो शास्त्रार्थ के माध्यम से आता है उससे भी अच्छा है। एआई के युग में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना क्यों आवश्यक? देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जब हम विद्यार्थियों को उसके हानि और लाभ से एक्सपोज नहीं करा पाते, उसके बारे में उनको संदर्भ नहीं दे पाते, तो समस्या बढ़ जाती है।
अब उसको सिर्फ बैन लगाना या रोकना एक कारण नहीं हो सकता। कई जगह इसको किया भी जा, कई विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन प्रतिबंध ज्यादा काम नहीं। ये जो शास्त्रार्थ के माध्यम से हम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर प्रतिबंध लगाने से बेहतर आप उनको इंकरेज करें और फिर अपनी बात को कहें। विश्वविद्यालय में हमने तय करा है कि आगामी शिक्षा सत्र से 50% मार्क्स जो हैं वो इस तरह की गतिविधियों पर होंगे जिसमें वो बोलना हो, जिसमें वो अपनी बात को सीमित समय में सीमित शब्दों में एक्सप्रेस करना, और 50% मार्क्स के लिखने के ऊपर, क्योंकि लिखने की कैपेसिटी कैसे, लिखते कैसे, तो इन दोनों बातों को समझ कर के साथ परीक्षा करना। और इस विश्वविद्यालय में कई विद्यार्थी, क्योंकि ये विश्वविद्यालय शोध का विश्वविद्यालय, जो एमए के बाद के विद्यार्थी पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए होते हैं, तो इस पूरे समय उनको हम कई चीजों से अवगत करें। नालंदा विश्वविद्यालय ऐतिहासिक, तो हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, ये विषयों के अलावा जो पर्यावरण से संबंधित अध्ययन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो अध्ययन है, उनमें भी हम सस्टेनेबिलिटी की जो विकास के सतत लक्ष्य है उसकी चर्चा लगातार करते हैं। तो ऐसे में सारे सब्जेक्ट स्ट्रीम्स को भी आपस में जोड़ना, जिसको इंटरडिसिप्लिनरिटी कहते हैं, तो वो इंटरडिसिप्लिनरिटी से उनको अवगत कराना। और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय में 70% विद्यार्थी विदेशों से, दूसरे देशों, वो कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती, इथनिसिटी भी होती। तो ये सारी जो बहुलताएं हैं, इनमें उनका एक्सपोजर होना और फिर उससे विषय को जोड़ना। हम इतना पे रुक नहीं जाते, हम उनके पास के गांव में भी ले जाते हैं, गांव में भी वो काम करते हैं, गांव से भी सीखते हैं। तो वो जो एम्पैथी का है, करुणा का जो भाव, वो भी उनके उस असेसमेंट का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से कई गतिविधियों के माध्यम से उनका असेसमेंट हो, किसी एक एग्जाम में 5 अंक से शास्त्रार्थ में अनेक देशों के विद्यार्थियों की भागीदारी से क्या संदेश? मुझे लगता है संदेश सभी की ये साझा संस्कृति है और उसी के साथ वो लोग सीख भी रहे हैं और मिलकर के उसको करते भी हैं। अगर आप देखेंगे तो 26 देशों के विद्यार्थी अलग अलग कोर्सेज में पढ़ रहे थे, सभी ने पूरे उत्साह के साथ शास्त्रार्थ में भागीदारी करी, संस्कृत को समझा, संस्कृत के जो वचनों को लगातार उसको समझा। ये परंपरा बुद्ध जो मॉनेस्ट्रीज है उनमें प्रचलित है। नालंदा विश्वविद्यालय में कई बुद्ध मॉन्क पढ़ाते भी और कई विद्यार्थी भी मॉन्क हैं, लेकिन यहाँ किसी कोर्स के लिए आए। तो बुद्ध समाज में ये शास्त्रार्थ नई बात नहीं है, जैन समाज में भी वो नई बात नहीं है, लेकिन हमें लोगों को जोड़ा, वहां से जुड़ी जो डायरेक्टली उन्हीं लोगों के साथ नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद जो पश्चिम का प्रभाव हमारी शिक्षा पर रहा, उसके चलते ये चीजें छूट गई है, तो इनको वापस लाकर के जोड़ने का प्रयास एक महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री का रहा और इसीलिए मन की बात सोचा भी। मैं समझता हूँ कि संदेश नालंदा विश्वविद्यालय अपनी ऐतिहासिक विरासत और भविष्य की शिक्षा के बीच संतुलन कैसे उपस्थित कर रहा है? संतुलन का एक बड़ा कारण शायद पारदर्शिता, सोच और क्रियान्वयन। हम लोग विद्यार्थियों को लगातार मिलकर के सबके साथ बैठ करके कलेक्टिव एक्टिविटी में जो सामूहिक गतिविधियां हैं, सोच सब करना। अब हमने उसको क्रेडिट सिस्टम में लेकर के आए, साल भर के जो असेसमेंट्स होंगे उसमें भी शास्त्रार्थ शामिल होगा। तो एक पद्धति विकास की और विचार दोनों बने और उसके बनने से